जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और मैं इशार अहमद वीकली करंट अफेयर के साथ हर बार की तरह फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हों। मेरी आवाज़ आप लोगों को धीमी आ रही होगी क्योंकि आज थोड़ी तबीयत नासाज है। लगभग 101 डिग्री बुखार है मुझे अभी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता और कंपटीशन कम्युनिटी का हमेशा से आप लोगों को वादा रहा है कि पढ़ाई रुकेगी नहीं। और पढ़ाई नहीं रुकेगी तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट है, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ये तो इशार अहमद है, लेकिन जो कंटेंट है, वो वन डे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। वन डे एग्ज़ाम कौन-कौन से हो सकते हैं? कोई सा भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, ठीक है? कोई से भी स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स देते हैं, उससे संबंधित ये कंटेंट है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और व्यापम, ये सभी जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं, उसका स्पेसिफिक कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, ठीक है? और इसे आपको निरंतर पढ़ते रहना है। हर संडे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। क्लियर है? तो इसका नोट भी बना सकते हैं आप और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। कोको एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, कोको एसएससी। और आपको टेलीग्राम में मैं भी मिल जाऊंगा, तो इशार सर के नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं आप लोगों को एक्सेप्ट कर लूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और जो ये युद्ध स्तरीय तैयारी हमने चालू करी है उसको प्रारंभ करते हैं। अगर ज़्यादा धीरे मैं बोल रहा हूँ तो 2x है ना, 2x कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 2x स्पीड। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है हमारे संसद का विशेष सत्र जो है वो चल रहा था, जिसमें बहुत सारे गंभीर मुद्दों पे चर्चा की गई है और महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा करंट अफेयर में पिछले हफ्ते में दिया है। तो आपको जो ये आई बटन दिख रहा होगा ऊपर में, उसमें आप क्लिक करेंगे तो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्लियर? और आपको अगर पूरे मतलब लास्ट जितने भी करंट अफेयर करने हैं कवर, वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखाए हुए हैं मेरे प्लेलिस्ट में, आप जा सकते हैं। तो चलो खैर, हम आते हैं प्रश्न पे। तो पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस? तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नाम रख दिया गया है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ए फॉर आगे बढ़ना जरूर है, लेकिन पहले इसके बारे में जानना है। ए इसका ऑप्शन होगा संविधान सदन, मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन हाउस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो मन में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न होती है छात्र जीवन में, जो कि उत्पन्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो आपको पता है कि हमारे भारत का संविधान इसी भवन में बना है और उस भावना के साथ ही इसका नाम संविधान सदन रखा गया है। ठीक है, संविधान सदन रखा गया है। और अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रकार से मंगलवार को नए सदन भवन में शुरुआत हुई और संविधान सदन नाम रखा गया पुराने सदन का। और स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आपके एग्जाम में सीधा ऐसे टिप से गिरते हैं। ठीक है, तो टिप से गिरना मतलब कि क्या होता है? तुरंत गिर जाना। क्लियर है? चलो, वैसे आप उसको हिंदी में देखें, अगर आप लोग के क्वेश्चन पेपर में या आपका एग्जाम में हिंदी आवश्यक होता है तो वो सब देख सकते हैं मुहावरे। हम बात करते हैं पुराने संसद भवन की। पुराने संसद भवन का स्थान कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में है। वास्तुकार कौन है? तो लुटियंस एंड बेकर। अगर पूरा नाम जाने तो जान सकते हैं आप, एडविन लैंडसियर, लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर इसमें क्या रहे हैं? इसके वास्तुकार, इसके आर्किटेक्ट रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से नए सदन का देखोगे आप, विमल पटेल जी होंगे कहीं, आर्किटेक्ट विमल पटेल जी। लास्ट बार आपका मंथ में मैंने इसके बारे में करंट अफेयर कराया था। ठीक है, उसके बाद है वास्तुकार हो गया, और हम जानते हैं कि 1921 से 1927 के बीच में ये बना है, जो कि 1950 में भारत के द्वारा क्या किया गया था? अपनाया गया था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। समझ रहे हैं ना? वीडियो की कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसको एक ही बार देख सकते हैं, आप बार-बार देख के ये सारे फैक्ट्स याद भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और
मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप अपनी निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपके जो करंट अफेयर का जो फैक्चुअल डाटा है और करंट अफेयर का जो डायनेमिक पोर्शन है उसको बेहतर करने की गारंटी मेरी। क्लियर है? चलिए अपना सत्र हम चालू रखते हैं। उसके बाद है आपका नया संसद भवन। नया संसद भवन सेंट्रल विजिटल प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसको बना रहा है। विमल पटेल जो है इसके आर्किटेक्ट रहे हैं। 1272 सीटें हैं जिसमें से कि लोकसभा 888 सीट के साथ, राज्यसभा 384 सीट के साथ वहां पर बनाया गया है उन लोगों के लिए जगह। लोकसभा सदन का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी, मतलब आप याद रख सकते हैं कौन? तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा है मोर, इंग्लिश में बोलेंगे पीकॉक। और राज्यसभा सदन का थीम क्या है? तो कमल, राष्ट्रीय पुष्प, जिसको इंग्लिश में लोटस कहते हैं। क्लियर है साथियों? इतना आप लोगों को अपने दिमाग में, अपने मनस्पटल पे बेहतर तरीके से बैठालना है। समझ रहे हो ना? और सफल होना है, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। और बीच-बीच में मैं छोटी-छोटी बातें मगर मोटी बातें कह जाता हूँ, तो इसको समझना ज़रूरी है। बात चल रही है सफल होने की। क्या चल रही है? सफल होने की बात चल रही है। ये हीला क्या? एडिटर महोदय देख लीजिएगा, ठीक है? सफल को अगर मैं इस प्रकार से विभक्त करूँ, तो सफल की परिभाषा ये है कि सभी प्रकार से आपको बाध्य होना पड़ेगा कि मुझे कुछ न कुछ करना है। और जो करना है वो हमारा सामने में नज़र आ रहा है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद है फ से हो जाएगा कि फल की चिंता नहीं करनी है। और ल से हो जाएगा लक्ष्य साधे रहो। क्या आपका? लक्ष्य साधे रहो। तो ये सभी चीज़ें छोटी-छोटी मगर मोटी बातें होते रहेंगी, जिससे कि आप अपनी निरंतरता बरकरार रखें। क्लियर है? चलिए अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बन गई है? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ट्रैफिक फ्री लाइट सिटी जो यहाँ लिखाया है, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो भी है, ठीक है? फ्री है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से कि यहाँ क्या है आपका? ट्रैफिक सिग्नल से क्या हो गया? छुटकारा मिल गया। लेकिन हमारे दिमाग में ये आएगा कि अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं चला सर, तो क्या होगा? ट्रैफिक सिग्नल अगर नहीं चलता है, तो ट्रैफिक सिग्नल से बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, एक्सीडेंट होगा। ये सब आ रहा होगा ना दिमाग में आप लोगों के? ठीक है? सही सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है? कमेंट में यस या नो बोलिएगा, ठीक? चलो, तो साथियों बात ऐसी है कि राजस्थान में है कोटा शहर, ठीक है? इसका आंसर कोटा है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, तो समझना है अब। कोटा शहर जो है मेरे साथियों कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है। राजस्थान के लोगों का और आसपास के राज्यों के लोगों का पलायन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ नीट, जेईई ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसका प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे बच्चे वहाँ जाकर आपका तैयारी करते हैं। संस्थानों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है? तो ये क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रही थी सारी चीज़ें। और जब कंजेस्टेड हो रही थी, तो हमको ये देखने को मिला, मतलब हमें क्या सरकार को ये देखने को मिला कि यहाँ का कुछ न कुछ करना तो होगा। तो बाईपास हो गया और आपका बहुत सारे ओवरब्रिज जो है आपके बनाए गए, है ना? वहाँ के आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। और जो है कोटा को जो है क्या कर दिया गया है? ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी के रूप में भारत में क्या किया गया है? सामने लाया है। ये पहला सिटी है। अब इस मॉडल से जितने भी औद्योगिक नगर होंगे, जितने भी बड़े सिटीज़ होंगे, जितने भी बड़े आपके राज्य में शहर होंगे, उन सभी में इसको फ़ॉलो ज़रूर करेंगे। चलो किसी ने पहल तो की। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि कोटा क्या है आपका, यहाँ का आपका भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी हो गई। ठीक है, देख सकते हो बहुत सारे ओवरब्रिज, अंडरपासेस और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ। क्लियर? ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू जो है वो सबसे पहला शहर था दुनिया का। अब दुनिया का दूसरा शहर कौन-सा बन गया है? तो हमारा कोटा। क्लियर है? ट्रैफिक फ्री सिटी बनने का उद्देश्य बिना रुकावट और दुर्घटना मुक्त यातायात सुनिश्चित करना है। समझे? इससे दुर्घटना नहीं होगी, इससे सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? सिस्टमैटिक हो जाएगी। क्लियर? अब देखो कोटा की बात करें
तो आप जानते हैं चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, और ये अपने महाखड्डों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि देगा आप लोगों को, महाखड्ड, बहुत सारे डिप्रेशंस हैं इसके अंदर में, तो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर? चलें आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। आइए, अगला प्रश्न है हमारे पास, नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नुआखाई लोक पर्व जो है मुख्य रूप से जो हमारा छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। कहाँ गए महोदय प्लस वाले? ये है। अगर मैं एक भारत का नक्शा बनाऊं इस प्रकार से, ये माइक का जो है वो फंस जाता है, तो मैं चाहता हूं कि फंसे कोई चीज़ मत। ये हमारा भारत का नक्शा है, हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर स्थित जितने भी आपके राज्य हैं उनमें मुख्य रूप से ये नुआखाई पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ट्राइबल्स यहाँ रहते हैं बहुत सारे। तो हमारी जो वर्तमान की भारत की पहली प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक मतलब हमारी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है हमारी, वो कुल मिला के क्या है कि एक जनजाति विशेष का भी प्रतिनिधित्व करती, भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, साथ ही साथ जनजाति विशेष का। तो 20 सितंबर को इन्होंने उड़ीसा में इसकी जो है शुभकामनाएं दी है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा का ये क्या है, आपका लोक पर्व है ना, उड़ीसा याद रखिएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो वो कौन सी जनजाति की है? सॉरी, कौन सी जनजाति की है? तो आपका हमारी संथाल जनजाति की। क्लियर है? संथाल जनजाति छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी जनजाति है ना। तो उन्होंने संबोधन किया था 20 सितंबर के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि कृषि और आपका ऋषि की संस्कृति को लोक पर्व कहते हैं। नुआखाई मतलब नए जो भी आपका धान हो गया, नए आपका फसल कटाई के समय में इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी नवाखाई के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक। आइए देखें, द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, आदिवासियों को क्या किया, शुभकामनाएं दी। उड़ीसा का प्रमुख लोक पर्व है, छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाया जाता है। धान कटाई की खुशी में मनाते हैं, ठीक है। नुआ का अर्थ होता है नया, और खाई का अर्थ होता है खाना। तो नई चीज खाना को क्या बोलते हैं? नुआ खाई। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे सामने साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कुर्सी में बार बार इधर उधर इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब पढ़ाई रुकेगी नहीं। क्लियर? चलो, तो क्या है आपका केंद्रीय कहाँ बनाया है? तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री आप लोगों को पता होना चाहिए, ज्योतिरादित्य आर सिंधिया जो जी है, वो क्या है आपका उड्डयन मंत्री है केंद्रीय। नई दिल्ली में बनाया गया है। उड्डयन मंत्री मतलब कि किसका काम होगा? उड्डयन मंत्री है मतलब कि किसका काम होगा? तो आपका जितने भी देखा जाए कि उड़ान से संबंधित, मतलब आपका एरोप्लेन और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं उससे संबंधित है, ठीक है। देख सकते हैं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एम सिंधिया जो है, दिल्ली में सफदरगंज हवाई अड्डे पर सीमाओं पर भीतर स्थित एक आधुनिक तरीके से जो है आपका क्या बनाया है? उड़ान भवन बनाया है। क्लियर? ठीक है, ये इस प्रकार से उड़ान भवन है। ये इतनी भी आपकी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से संबंधित वहाँ पर कार्य होगा। उड़ान भवन याद रखिएगा कहाँ है? तो आपका दिल्ली। आगे बढ़ें। अगला, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई तो आप सब जानते होंगे। तो याद रखिएगा, सीबीआई के जो आपके उप महानिरीक्षक बने गए हैं वो कौन है? तो कुलदीप द्विवेदी जी बनाए गए हैं इन्हें। और कुलदीप द्विवेदी जी जो है वो वर्तमान के क्या हैं? तो डीआईजी हैं सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ आपका इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है। भारत की घरेलू अपराध जांच एजेंसी है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है? तो उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा इसका उद्देश्य है। निदेशक अभी वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो प्रवीण सूद इसके डायरेक्टर हैं। क्लियर है साथियों? याद रहेगा। अगला यहाँ देखें कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं कौन? तो कुलदीप द्विवेदी, ठीक है, जिन्हें डीआईजी बनाया गया है सीबीआई का। कुलदीप द्विवेदी इससे पूर्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के डीआईजी के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ के डीआईजी हैं? तो सीबीआई के। याद रहेगा सब। क्लियर? आगे बढ़ें, आ जाइए। अगला प्रश्न है, स्टेचू होगा भाई, है ना, ये जो है आपका
स्टैचू होगा, है ना? स्टैचू, हाँ सही तो है भाई, स्टैचू की स्पेलिंग सही। स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? यहाँ से फोकस कमजोर हो जाता है तो हो जाता है। स्टेटस ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, मामा जी बनवाए हैं कहाँ? तो आपका मध्य प्रदेश में। देख सकते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की जो है प्रतिमा, जिसका नाम स्टैचू ऑफ वननेस रखा गया है, अनावरण किया है। यह शंकराचार्य की प्रतिमा है जो कि स्टैचू ऑफ आपका वननेस के नाम से जाना जाएगा। शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं आप कि देश के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की गई है, किसके द्वारा? तो आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो जोशी मठ कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। द्वारका कहाँ है? तो गुजरात में है। पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और सिंह आपका श्रृंगेरी जो है, श्रृंगेरी मठ, वो जो है आपका कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से ये मठों को आप देख सकते हैं। क्लियर? तो मठों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या थे तो शंकराचार्य? तो आपके दर्शन शास्त्री थे, ठीक है, दार्शनिक थे, याद रखना है, दार्शनिक, दर्शन शास्त्री नहीं, दार्शनिक थे। और आपका दर्शन का नाम इनका क्या है? तो आपका अद्वैत दर्शन इनका नाम था। क्लियर है इनके दर्शन का नाम? क्लियर? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है, दिवस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, 21 सितंबर को। तो ऐसे अगर हम पढ़ रहे हैं, मान के चलो सितंबर के लास्ट वीक के प्रश्न, तो सितंबर से जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने डाल दिया है, तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखें। 21 सितंबर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 31 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए। 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे जो है आपका शांति दिवस की स्थापना की गई थी। इस बार का जो थीम है देख सकते हैं, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर आपका द ग्लोबल गोल्स। क्लियर? इसको आप लोगों को याद रखना। क्लियर? देख सकते हैं आप 2022 का थीम क्या था, ठीक, तो ये था। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। एशियन गेम 2023 में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह और आपका लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों जो है आपके क्या रहे हैं? तो आपका ध्वजारोहक रहे हैं, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन दोनों को याद रखना है आपको। 23 सितंबर से अक्टूबर तक के एशियन गेम्स 2023 चलेगा। हरमनप्रीत सिंह और आपका क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन पूछा जा सकता है। एशियन खेल की बात करें तो जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा किसके नाम से जाना जाता है? तो एशियाड के नाम से जाना जाता है। एक महाद्वीपीय बहु खेल है जो कि हर चौथे वर्ष में होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1959 में हुआ है। आयोजनकर्ता कौन है? तो एशिया ओलंपिक परिषद। क्लियर? क्लियर? इतना हुआ आप लोगों को क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स 23 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा भारत और सिंगापुर के मध्य में हुआ जाता है। नौसेना पे अभ्यास है। आप देखोगे कि भारत इस प्रकार से वर्ल्ड मैप में है, तो सिंगापुर यहाँ दिखाई देगा। तो इन दोनों के मध्य ये बहुत अच्छी आपकी योजना है और ये युद्ध अभ्यास होता रहता है। और ये क्या है आपका? मतलब नौसेना युद्ध अभ्यास है। देख सकते हैं आप यहाँ 30वें संस्करण हो रहा है, मतलब इससे पहले 29 बार और ये अभ्यास हो चुका है। और अगर मैं बात करूं भारत और आपका सिंगापुर के मध्य अग्नि योद्धा अभ्यास और अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हो चुका है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देख सकते हो आप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। और ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा साथियों, बहुत ही सोच समझ के हर एक चीज को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसमें से जो ये अमेरिका है ना, ये पहली बार यहाँ कोई सा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है आईसीसी का, ठीक है। तो मेंस T20 अमेरिका भी शामिल है उसमें, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। देख सकते हैं कि 2024 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। यह पहली बार होगा जब कोई विश्व कप अमेरिका में खेला जा रहा है, ठीक है। हाल ही में आईसीसी अमेरिका मेजबान शहरों की घोषणा कर दिया है, जिसमें आपका डलास है, फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पर होगा। मतलब हमारे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क में आपका फोटो सेशन कराते हुए। क्लियर है? चलो आओ। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की बात करो तो विश्व भर में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का नियंत्रण एवं आपका नियामक संस्थान है।
1909 में जो है इसका निर्माण हुआ है, मतलब स्थापना हुई है। दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात में जो है, अमेरिका बोल रहा हूँ भाई, अमीरात में जो इसका क्या है आपका मुख्यालय है। याद रखिएगा इसके वर्तमान के चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बार्ले, न्यूजीलैंड के हैं ये। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्रिकेट से संबंधित दूसरा प्रश्न जो कि है, दिल जश्न बोले किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आपका थीम सॉन्ग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 में हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आईसीसी वनडे क्रिकेट आपका वर्ल्ड कप, ठीक है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि इसका थीम सॉन्ग है। जाके सुनो, बहुत मस्त नाचे हैं, इन्हों को तो जानते होगे। इनका नाम है रणवीर सिंह, और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, तो शाहरुख खान है। क्लियर है। चलो, लास्ट टाइम मैंने करंट अफेयर में बताया था। तो 2023 में इसे क्या बनाया गया है, आपका थीम सॉन्ग बनाया गया है, ठीक है। और भारत में आयोजित कराया जा रहा है, ठीक है। इंग्लैंड और आपका न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला मैच। आप तो सभी देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, बस हम रिवीजन सेशन करते हैं। तो तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पुणे में किया गया था। राजभाषा भारत की कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी, कौन कौन सी नहीं, कौन सी है सिर्फ, वो है हमारी हिंदी। और जो है लिपि बोलेगा तो क्या है, तो लिपि कौन सा है आपका, देवनागरी लिपि। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय जो है राजभाषा आयोग के सभी जितने भी क्रियान्वयन है उसको संपन्न करता है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ें। लास्ट टाइम वाला वीडियो देख लो, बेल आइकॉन में, मतलब सॉरी आई बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ जा सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं 14-15 सितंबर को पुणे में बनाया गया था, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। 2021, 22 और 23 के बाद 23 में जो है तीसरा संस्करण है, ठीक। अब इसमें देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णन है हमारी भाषा हिंदी और आपका देवनागरी लिपि के बारे में। राजभाषा अधिनियम धारा 3 भी बोलता है कि दूसरे भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अंग्रेजी के अतिरिक्त, ठीक है। मतलब हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सभी आपको कहाँ मिलेगा, तो 1963 के राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम 1976 में। क्लियर है। चर्चा में रहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो चौथा वाला असत्य है, क्योंकि इस योजना को 1 मई 2016 को ही चालू किया गया था। इस योजना में महिलाओं को जो है क्या बोलना है, सशक्त बनाना और स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये 2021 में चालू किया गया था, ना कि 2022 में चालू किया गया था। कौन सा, दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 का। क्लियर है, आप देख सकते हो गैस वितरण हो रहा है, और ये स्टैटिक पोर्शन है, रोक के देख लो। क्लियर, रिवीजन चल रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। मतलब सॉरी, महाराष्ट्र में हुआ था बोल रहा हूँ, आपका महाराष्ट्र ने इसे जीता था। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़े। कर्नाटक को फाइनल में हराया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर, हाल ही में भारत के चिकन पॉक्स, भारत में पाया गया है चिकन पॉक्स का एक प्रकार जिसको कहा जाता है क्लैड 9। क्लियर है साथियों। देखो क्लैड 9 कैसा है, तो आपका नया वेरिएंट है चिकन पॉक्स का, जो कि आपका वेरिसीला जोस्टर वायरस इसमें पाया जाता है, VZV। क्लियर, आगे में देखें, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर है साथियों, देख सकते हैं राहुल नवीन जी, है ना। ईडी के बारे में जानते हो क्या करता है ये, किसी भी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग और जो है अर्थ से संबंधित कोई भी गलत गतिविधियों को पकड़ लेता है, ठीक। आगे बढ़े। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो हमारे आदरणीय सम्माननीय मोदी जी हैं। यस। क्लियर, पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च किया गया था, तो 17 सितंबर 2023 को लागू किया था। क्यों लागू किया गया था, क्योंकि विश्वकर्मा मतलब समाज वाले लोगों को क्या करना, उनका उत्थान करना, और बहुत सारी जो है उन लोगों को सुविधा प्रदान करी जाएगी। क्लियर। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद करो, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल बचाओ देश को। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें। क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता था, तो एशिया कप आपको पता है हमारे भारत ने जीता था। आप लोग तो भूल ही नहीं सकते, कुलदीप यादव जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। और आपके फाइनल मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो मोहम्मद सिराज थे, बहुत अच्छा विकेट लिए थे। आप देख सकते हैं इस प्रकार की गतिविधियां पढ़ाई गई थी। हाल ही में भारत में किस स्थल को 41 विश्व धरोहर के स्थल में घोषित किया गया है, तो आपका गुरुदेव की गीतांजलि को, ठीक है। गीतांजलि को बोलता हूँ भाई,
शांति निकेतन को। गीतांजलि तो इनकी रचना थी जिनके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और इसी नोबेल पुरस्कार की राशि से ये शांति निकेतन जो है आपका यूनिवर्सिटी खोला था इन्होंने। और इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, आपका जयदीप रे, ये सभी जितने भी फेमस पर्सनालिटी है यहीं से पढ़ के निकले हैं, समझ रहे हो। ठीक, आगे बढ़े, आ जाओ। फिर उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। क्लियर है साथियों। भारतीय रेलवे है ना, ये तो वही चीज़ है, उनका कंटेंट है। इनको पुलवामा में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं मृत्यु नहीं बोलना है, किसको मृत्यु नहीं बोलना है। तो शहीदों को कभी मृत नहीं कहा जाता, शहीद हमेशा अमर होते हैं। तो पुलवामा में जो है इनका क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। क्लियर है, और शहीद हमेशा अमर रहता है। आगे बढ़े। ये इस प्रकार से अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो होयसल का पवित्र मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। क्लियर, याद रखना है। 41 कौन सा था? तो हमारा शांति निकेतन। 42 कौन सा है? तो आपका कौन सा? तो होयसल का प्रसिद्ध मंदिर जो कि कर्नाटक में है। और आपका बोलेगा कि 40 कौन सा था? 40 नंबर का, तो 40वां कौन सा था? तो आपको याद रखना धौलावीरा जो कि गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जगह है। क्लियर है। चर्चित टैंक रोधी माइंस विभाग का विकास किस संस्था ने किया है? तो डीआरडीओ ने किया था। क्लियर। अगला अगला है, लोकसभा के महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में बताया कि अर्जुन मेघवाल जी ने प्रस्तुत किया था। क्लियर है। नारियों को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, लोकसभा में उनकी सीट निर्धारित करने के लिए। क्लियर है, पढ़े थे ना। ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो ये आई बॉल दिख रहा है, देखो देखो ऊपर में, वहां पर क्लिक करो। समझ रहे हो। तो साथियों, हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।